चर्चा के इस बेहद खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। ये अंक खास इसलिए है क्योंकि 2024 वर्ष की ये आखिरी चर्चा है और 1 जनवरी से फिर शुरुआत होगी नई चर्चा की, नए विषयों के साथ। और उसी शुरुआत का एक हिस्सा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, जो केंद्र सरकार ने देश भर में उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की। ये योजना विशेष रूप से शोध लेखों और पत्रिकाओं की डिजिटल पहुंच को सरल और सुलभ बनाने के लिए होगी और इसके तहत सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं को एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समेकित पत्रिका सब्सक्रिप्शन की सुविधा मिलेगी। और इस योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में कुल 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो किस तरह से शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी ये योजना, उसी पर होगी आज की हमारी चर्चा। और हम आपको बता देते हैं कि 25 नवंबर 2024 को कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी थी और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमृत काल में हमारे देश में अनुसंधान और विकास के महत्व का उल्लेख किया था। इस अवसर पर उन्होंने जय अनुसंधान का भी आह्वान किया था। इसके बाद 25 नवंबर 2024 को कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी और इससे पहले NEP 2020 ने हमारे देश में उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में अनुसंधान की पहचान की है और इसी वजह से सरकार विशेष तौर पर इस पर ध्यान दे रही है। भारत सरकार द्वारा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी इस दिशा में एक अहम कदम है। ये योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप है, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के उच्च प्रभाव वाले शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है ये भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्या कहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, आइए आपको दिखाते हैं। रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस। हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस महंगे होते हैं और हम सब जानते हैं कॉलेज में जब पढ़ते थे एक अच्छा जर्नल पढ़ना हो कितना एक्सेस कितनी कम रहती थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों ना हम सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इनिशियली इसको लिया जाएगा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फेज 1 में, उसके बाद में दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और फिर देश भर में इसका प्रभाव आएगा। पायलट प्रोजेक्ट किया गया, उसका रिजल्ट आप देखिए। अगर किसी भी पैरामीटर पे देखें कितने यूजर्स बढ़े पायलट प्रोजेक्ट के बाद में, कितने बेनिफिशियरी बढ़े, कितने जर्नल के टाइटल्स आए और किसी भी पैरामीटर पे देखो तो कहीं डबल हो रहा है, कहीं पे 1.5 गुना हो रहा है, कहीं पे 50% बढ़ रहा है, कहीं 60% बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही इसका अच्छा अनुभव आया पायलट इम्प्लीमेंटेशन। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं इसी पर चर्चा के लिए। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं और डॉक्टर सुषमा यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर मेंबर UGC। सबसे पहले संगीत जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से एक क्रांतिकारी बदलाव ये योजना लाने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक था। बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। हम कह रहे हैं 2047 में हम एक विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत के लिए जरूरी क्या है कि ये नॉलेज इकोनॉमी होनी चाहिए, नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करना है। नॉलेज सोसाइटी करने के लिए आवश्यक है कि हमारा इनोवेशन पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इनोवेशन यदि करना है तो हमको सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक न जा कर के इनोवेशन जो है वो कॉलेजेस तक जाना चाहिए।
कॉलेजेस तक जाने के लिए जरूरी है कि उनके पास रिसोर्सेज हो, एक्सेस हो, क्वालिटी जो लिटरेचर हो वो उन तक एक्सेस हो। सामान्यतः अभी देखा गया है। बिल्कुल। सुषमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये योजना जो है अपने है आप कि में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जो पहुंच है वो छात्रों तक, संस्थानों तक, वो कैसे होगी, किस तरह से इसका सिस्टम बनाया गया है? रमा जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन समाचार को बधाई देना चाहती हूँ। 31 दिसंबर को शाम को ये कार्यक्रम करने की हिम्मत केवल आप ही कर सकते थे कि आप वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पे बात कर रहे हैं। ये देश विविधतापूर्ण है, हम सब जानते हैं। शहर से गांव तक, राजधानी से छोटे से गांव तक ये फैलता है और लगभग 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं हमारे और लगभग 50,000 से अधिक महाविद्यालय हैं और वहाँ तक इन सब गुणवत्तापूर्ण पब्लिकेशंस की पहुँच शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक थी। देश में हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हम सब जानते हैं जी, लेकिन उस टैलेंट को तराशना आवश्यक है और शोध के लिए अगर उन्हें तराशना है तो उन्हें इसी प्रकार से तराशा जा सकता है। आप विश्वास करें, एक दूर दराज के महाविद्यालय में जहाँ एक बड़ी खस्ता हाल की लाइब्रेरी होगी, थोड़ी सी पब्लिकेशंस होंगी और वो इतना पैसा नहीं कॉलेज लगा सकता कि इन बड़े बड़े जर्नल्स और पब्लिकेशन हाउसेस के लिए सब्सक्रिप्शन दे सके। वन नेशन वन इलेक्शन जैसा अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, ये 30 वन सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, वन सब्सक्रिप्शन जी, 30 लगभग इसमें पब्लिशिंग हाउसेस उन्होंने रखे हैं और 13,000 के करीब जर्नल्स रखे हैं, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। और जैसा अभी आपने बताया 6,000 करोड़, राष्ट्र तो सोच सकता है लेकिन कोई विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं सोच सकते। तो एक बार सबको जोड़ने की ये जो पहल है, ये भी उतना ही बड़ा नवाचार है जैसे शोध में हमें नवाचार चाहिए। तो जो दूर दराज बैठा हुआ वैज्ञानिक दृष्टि वाला बच्चा होगा वो भी कम से कम डिजिटल एक्सेस कर सकेगा और बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, बेस्ट फिलोसोफर, बेस्ट सोशल साइंटिस्ट, जिसको हम सर्वोत्तम कह सकते हैं, जो वो विश्व में कहीं भी हो, उसके लेखन तक, उसके शोध तक वो बच्चा पहुंच पाएगा और जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा तो उसका मस्तिष्क उस दिशा में चलना आरंभ करेगा। बिल्कुल, आप कौशल विकास की बात कर रही हैं और ये बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह से शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक जो छात्रों में कौशल होता था लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए उसका जो विकास है वो कहीं आड़े आ जाता था इन सुविधाओं की कमी की वजह से, अब वो नहीं आएगा। संगीत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इसमें जो समन्वय का काम है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के द्वारा किया गया है और इसका एक अलग पोर्टल भी बनाया गया है, उसको किस तरह से एक्सेस किया जाएगा? देखिए, ये कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी था कि जितने विश्वविद्यालय हैं देश के, आजकल ई प्लेटफॉर्म पर तो करीब करीब सारे विश्वविद्यालय ये रिसोर्सेज हैंडल कर रहे थे। जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को ले लें तो एनुअली जो है वो 12.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा था। मुझे लगता है इग्नू भी जो है वो लगभग इतना ही खर्च कर रहा होगा और देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, IITs जो बात कर रहा हूँ, उनके जर्नल भी उतना ही बहुत महंगे होते हैं। तो इन सबों को कोऑर्डिनेट करने का काम एक नोडल एजेंसी के पास तो होना चाहिए। और अब देखना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये ले तो लेते हैं लेकिन हमारा बैंडविड्थ कितना है कॉलेजेस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने कॉलेजेस को कितने बैंडविड्थ आप देते हैं। जो रिमोट एरियाज में है, जैसा कि अभी जिक्र किया जा रहा था, यदि हमारे पास है और यदि वहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं गया है, यदि वहाँ पर बहुत स्पीड नहीं है, हाई स्पीड नहीं है, तो हो सकता है कि हम एक साथ 20 यूजर हो या 50 यूजर हो या 150 यूजर हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही साथ हो सकता है कि 400 यूजर यदि काम करने लगे। तो हमको साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये रिसोर्सेज हम खरीद रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं हम उनसे रिसोर्सेज खरीद रहे हैं, तो उनको एक कोऑर्डिनेशन की उसकी आवश्यकता है और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करने की आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता होगी। जैसे हम लोगों ने बिल्कुल उसका भी विस्तार होगा, उससे बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। सुषमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताया जा रहा है कि शोध पे जो बहुत खर्च होता था वो कम से कम 18% है, इसमें कम हो जाएगा, तो ये कितनी बड़ी बात होगी और ये जो खर्च कम होगा ये अपने आप में किस दिशा में जो शोध है, नवाचार है, उसको आगे ले जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं, जो युवा हैं या अन्य शोधार्थी हैं उनको सम्मिलित करेगा? जैसा अभी संगीत जी कह रहे थे कि इसके लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता है, लैन की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है और एक्सेस बढ़ाने की भी आवश्यकता है। और हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की क्षमताएं अलग अलग हैं, वो सबके सब ना उतने रिसोर्सेज इस पर लगा सकते हैं और ना ही उनके पास उतने रिसोर्सेज होते हैं। तो इसलिए ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी पूरा राष्ट्र हम बांध रहे हैं एक प्रकार से शोध के साथ, अनुसंधान के साथ, पब्लिकेशन के साथ, पब्लिकेशन तक एक्सेस के साथ। उसमें अच्छे ग्रंथ भी होंगे, उसमें अच्छे राइटअप्स भी होंगे, उसमें अच्छे आर्टिकल्स भी होंगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होंगे जिनकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और बहुत से बच्चे ये है कि कई बार लैब भी मिल जाती है, लेकिन लैब के साथ उन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शोध ग्रंथ चाहिए, वो नहीं होते। और जिसको हम वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, ये इंडेक्स जर्नल्स, बड़े बड़े नाम हैं जिनके, उन पब्लिकेशन हाउसेस तक पहुंच नहीं होती। तो वहाँ तक वो बच्चे जब पहुँचेंगे तो नए विचार पनपेंगे, नए अंकुर उनके मस्तिष्क में जन्म अवश्य ही लेंगे, मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बता रही हैं कि जब विविध शोध के लिए जो कई बार पहुंच नहीं होती, अब एक ही क्लिक के माध्यम से पूरी डिजिटल प्रक्रिया है, 13,400 पत्रिकाएं हैं, वो उपलब्ध होंगी और इसमें आगे भी काम किया जा रहा है। संगीत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, 6300 से अधिक संस्थान हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र हैं जो इसका हिस्सा होंगे, इससे फ़ायदा लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक भी उनकी पहुंच बढ़ेगी। तो इसमें वैश्विक अनुसंधान समुदायों में भारत का प्रभाव वो किस तरह से बढ़ता हुआ देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में आपका रिसर्च इस बात से जो ऐसा है, आप कितने अच्छे क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्कोपस जर्नल में कितना कैसा आर्टिकल होता है। दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता था, विकसित भारत के लिए और जो नए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस ध्यान रखना है कि हमको अपनी भाषा में, हिंदी और जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनमें भी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये जितने भी 6,000 करोड़ में खरीदे जाएंगे, वे सारे के सारे विदेशी भाषा के होंगे। अधिकांशतः जो पत्र पत्रिकाएं हैं जिनको हम ई रिसोर्सेज कर रहे हैं, वो सब अंग्रेजी में होंगे। तो जो रिमोट एरियाज में जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए उनकी ट्रांसलेशन की सुविधा की आवश्यकता होगी। वो कैसे यूनिवर्सिटीज मुहैया करा पाएंगे, ये बहुत आवश्यक हो जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एलिट इंस्टीट्यूशंस तक कन्फाइंड हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको बता सकता हूं। मान लेते हैं कि राजस्थान के रिमोट एरिया में कोई कॉलेज है, वहां पर हिंदी में पढ़ाई जाती है। ये जितने रिसोर्सेज हैं जिनको खरीदा गया है, वे सारे स्कोपस जर्नल, इंडेक्स जर्नल हैं जो बाहर की दुनिया से खरीदे गए हैं। निश्चित तौर पर जो है वो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें काम कर पाएंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम से हैं या जो अन्य भाषाओं से हैं, उनका एक्सेस उन तक उसी रूप भाषा में यदि नहीं पहुंच पाता है, तब लर्निंग का एक गैप मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ने की आवश्यकता है कि इन पत्रिकाओं का अनुवाद, एक ट्रांसलेटेड वर्जन भी जो है वो कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के जिसे हम कहते हैं कि मास लेवल तक ये पहुंचना चाहिए। तभी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये एक नई पहल और ये कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। बहुत शुक्रिया संगीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुषमा जी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों के भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्यों से देखेंगे बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी बधाई। कहा, पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ी आत्मनिर्भरता। तूतीकोरिन से भी किया जा सकेगा अंतरिक्ष प्रक्षेपण। भ्रष्टाचार और झूठे वादे के दावों के जाल में फंसी आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी साधा निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्रवाई न करने पर भाजपा का निशाना। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और अंधकार में धकेलने का लगाया आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। गिनाए केजरीवाल के झूठे वादे। आपको बताया भारत की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी। प्रयागराज के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में की पूजा अर्चना। महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी ने किया ऐलान, शाही स्नान और पेशवाई को अब अमृत स्नान और नगर प्रवेश कहा जाएगा। ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां लगातार कई यू टर्न की खबरें आती रहती हैं, तो एक और यू टर्न हुआ है। शिमला नगर निगम ने शौचालयों में पुरुषों से शुल्क वसूलने के फैसले पर अब यू टर्न ले लिया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध और नगर निगम की किरकिरी होने के बाद नगर निगम के महापौर ने अब इस तरह का कोई भी प्रस्ताव पारित किए जाने से इनकार किया है। यह रिपोर्ट देखिए। टॉयलेट टैक्स को लेकर हिमाचल सरकार ने जब फैसला लिया था तो देश भर में इसे लेकर सरकार की किरकिरी हुई थी। बाद में सरकार ने फैसले पर यू टर्न भी ले लिया। अब शिमला नगर निगम ने भी शौचालय शुल्क को लेकर ऐसा ही एक फैसला लिया है, जिस पर सवाल उठने के बाद नगर निगम शिमला को भी फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा है। नगर निगम शिमला की बैठक में फैसला लिया गया था कि नगर निगम के दायरे में आने वाले कुछ क्षेत्रों के बड़े शौचालयों में पुरुषों से भी अब शुल्क लिया जाएगा। नगर निगम ने दावा किया कि शौचालयों की मेंटेनेंस को लेकर ये शुल्क लेने का फैसला निगम की तरफ से लिया गया है। इसे लेकर सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से नगर निगम शिमला को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर निगम ने मासिक बैठक में मोहर लगा दी।
हालांकि अब जब फैसले पर सवाल उठे तो नगर निगम अपने ही लिए गए फैसले से पलट गया और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव होने से इनकार कर दिया। टॉयलेट टैक्स को लेकर हिमाचल सरकार पहले भी विवादों में रही है और अब नगर निगम शिमला का ये नया फैसला एक बार फिर सियासी बवाल खड़ा कर रहा है। शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में 100 से ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट्स आते हैं जिनकी मेंटेनेंस सुलभ इंटरनेशनल करता है और इसमें जो 30 बड़े क्राउडेड एरियाज में जो पब्लिक टॉयलेट्स है वहाँ पर जो शुल्क है वसूलने का फैसला नगर निगम शिमला की तरफ से किया गया है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने दावा किया है कि निगम का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके मुताबिक पुरुषों से शुल्क लेने की बात की गई हो और नगर निगम का ऐसा कोई विचार भी नहीं है। हमने ये कहा कि नगर निगम में की तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं, ना हमारा प्रस्ताव था। ये इंटरनेशनल सुलभ इंटरनेशनल ने ये कहा कि हमको इसमें अलाउ किया जाए। हालांकि सुरेंद्र चौहान बीते कल ही शौचालयों में पुरुषों से शुल्क लिए जाने और स्थानीय कारोबारियों व दुकानदारों को शौचालय शुल्क के पास जारी करने का भी बयान दे चुके हैं, लेकिन उनके इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त किरकिरी हुई और जबरदस्त विरोध हुआ। उधर शिमला व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले को लेकर अपना विरोध जताया है। वहीं भाजपा ने भी इस मामले को लेकर अब सरकार और नगर निगम को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार यू टर्न लेने में माहिर है और इस सरकार के राज में जन विरोधी फैसला लेकर उससे पलट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हैरान बात ये है कि आप एक कोर्ट के निर्णय के आड़ में ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं सुन रहा था आपने बोला कि हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है और जेंडर इक्वालिटी में हम पुरुषों से भी 5 रुपए का शुल्क लेंगे जब वो शौचालय जाएंगे। तो हम आपको एक सजेशन देते हैं ना, आप इम्प्लीमेंट करने वाले बने। जेंडर इक्वालिटी में जो आप महिलाओं को 5 रुपए लेते हैं शौचालय जाने के, उसको माफ कर दीजिए ना। इससे पहले टॉयलेट टैक्स को लेकर भी प्रदेश सरकार सुर्खियों में आ चुकी है और अब नगर निगम शिमला को लेकर भी विरोधियों ने हमला शुरू कर दिया है। हालांकि फैसले पर यू टर्न से भी नगर निगम शिमला पर सवाल खड़े होने लगे हैं। धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। तो सुखू सरकार के यू टर्न की लिस्ट में एक और फैसला जुड़ गया और अब खबर बिहार से, जो इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए तैयार है। बिहार के लिए साल 2024 उद्योग और व्यापार के नजरिए से बेहद शुभ रहा। राज्य में लाखों करोड़ रुपए के निवेश इस साल हुए और लाखों लोगों को रोजगार भी मिला, जबकि वर्ष के आखिरी महीने में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट में रिकॉर्ड 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU भी हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल हब बनने को तैयार बिहार, उद्योगपतियों के लिए बिहार में रेड कारपेट। बिहार के बिना भारत का विकास अधूरा। बिहार में निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा। बिहार के उद्योग और व्यापार ने साल 2024 में एक लंबी उड़ान तय की है। लाखों नौकरियों के सृजन का रास्ता साफ हुआ। केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए अपनी झोली खोल दी। बिहार के औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिए बजट में 58,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसे बुनियादी ढांचा, बिजली परियोजनाएं और सड़क संपर्क के विकास पर खर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र की सहायता से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर पड़ने वाले गया जिले में डोभी में औद्योगिक केंद्र का विकास करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना से 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार का सृजन होगा। राज्य में पहली बार इनलैंड पोर्ट की शुरुआत हुई। ये ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो पटना जिले के बिहटा में स्थित है। इससे स्थानीय निवेशकों को फायदा होगा और बिहार के उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी। टोटल इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो 12 बनने हैं उसमें भारत सरकार लगभग 28,000 करोड़ खर्च करेगी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। एक गणना के अनुसार लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और लगभग 3 मिलियन मतलब 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस कॉरिडोर के बनने से होगा। साल 2024 में बिहार देश में सबसे ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन करने वाले राज्यों के क्लब में शामिल हो गया। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से जमुई के चकाई प्रखंड में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। इस फैक्ट्री में प्रत्येक दिन 750 लाख लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा और आसपास के 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, जमुई और वैशाली में एक जबकि बक्सर में 2 स्थानों पर एथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की जा रही है। बिहार में एथेनॉल फैक्ट्रियों की शुरुआत से करीब 28,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। सिंपली ही आप देखें तो 1,80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। क्षेत्रों में ये अपना प्रपोजल उन्होंने दिया है। तो अगर केवल इसी को हम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं अब एक विश्वास
इस टोटल सिस्टम में कि बिहार में भी कुछ हो सकता है, ये एक हुआ है ऐसा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं मानता हूँ ये है। बेहतर उद्योग नीति के कारण बिहार को लेकर बड़े उद्योग घरानों का नजरिया काफी बदला है। दिसंबर के महीने में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया। इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU राज्य सरकार को प्राप्त हुए, जबकि बिहार सरकार ने 35 इकाइयों को 609.29 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति भी दी है। तरीके से सारी चीजों को ऑटो पायलट मोड पे किया गया है, जहां पे जीरो इंटरफेरेंस सरकारों का है। सारी चीजें ऑनलाइन है, डिजिटलाइज सारी चीजों को किया गया है। इन तमाम चीजों की सुविधा मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को जरूर मिल रही है। आने वाले दिनों में जो रिक्वायर्ड चेंजेस या कुछ चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत होगी, वो भी दोनों सरकारें। बिहार फूड प्रोसेसिंग कंपनियों का भी हब बनने वाला है। राज्य में 4 फूड प्रोसेसिंग कंपनियां 2,181 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली हैं। इससे सीधे रूप से 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। साल 2025 भी बिहार के लिए उद्योग और व्यापार के लिहाज से उम्दा रहने की उम्मीद है। समझा जा रहा है कि इस साल कम से कम 35 कंपनियां अपना काम यहां शुरू कर सकती हैं। ऐसे में लोगों को रोजगार के साथ सरकार के राजस्व में बड़ी वृद्धि होगी। साल का आखिरी महीना राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। बिहार बिजनेस कनेक्ट की बैठक में राज्य को 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्राप्त हुआ। DD न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। तो साल 2024 बिहार के लिए तो बहुत अच्छा रहा। मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहा ये भी देखेंगे। विशेष पहचान मिली मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में साल 2024 कई नए फैसलों और कड़े निर्णयों का रहा। इस साल में गरीब किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई बड़े निर्णय किए गए और इन कदमों ने राज्य को एक नई दिशा और दशा दी। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2024 में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली। एक अमेरिकी अखबार ने मध्य प्रदेश को दुनिया के टॉप 10 पर्यटन डेस्टिनेशन में शामिल किया है। इसी साल मध्य प्रदेश में जिला इकाइयों के पुनर्गठन के लिए विशेष परिसीमन आयोग का गठन हुआ। भविष्य में इसकी सिफारिशों के आधार पर जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्गठन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम यह रहा कि सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ हुआ। इससे दूरस्थ क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट कर समय पर उपचार देने की संवेदनशील पहल की गई है। किसानों के हित में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का लागू होना एक विशेष उल्लेखनीय पहल रही। किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय काफी काबिले तारीफ रहा। बहुत सारी सड़क परियोजनाएं आ रही हैं। भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों के बारे में मध्य प्रदेश पर काम कर रही है और जो अभी जैसे सिंहस्थ की तैयारी तो भी शुरू हुई है, इसी साल में शुरू हुई। भले ही सिंहस्थ 2028 में है, प्रशासनिक निर्णय से भी आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो ओवरऑल आप देखेंगे एक नयापन मध्य प्रदेश में 2024 में मिला है, योजनाओं के जरिए भी और नेतृत्व के जरिए। बात कनेक्टिविटी की करें तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए 3,500 करोड़ रुपए की राशि मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास और 133 रेल ओवरब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ। मध्य प्रदेश को 364 विभिन्न रेल परियोजनाओं की सौगात मिली। ग्वालियर में देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट और रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। 3,589 करोड़ की लागत से भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4 लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति मिलने के साथ ही 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की परियोजना को भी स्वीकृत किया गया। इस सरकार का सबसे बड़ा योगदान यह है कि संभाग में उसकी संभावनाओं के हिसाब से क्या उस इलाके में हो सकता है, इस पर वो काम कर रही है। जनजातीय परिवारों के हित में
ऐतिहासिक पहल करते हुए शिवपुरी जिले में देश की सबसे पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी सहरिया परिवारों के लिए बनी। स्वामित्व योजना के माध्यम से लगभग 24 लाख लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए गए। राज्य को साल 2024 में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव भी मिले। मध्य प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि जिस गति से मध्य प्रदेश 2024 में आगे बढ़ा, वो गति ऐसे ही बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, ये मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनेगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। आगे आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उड़ के चली फूलों के पास आसमां के साथ, चुन चुन के बनाया क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रयागराज जाकर महाकुंभ 2025 की तैयारियों का मुआयना किया। सीएम योगी ने संगम पर पूजा की और अधिकारियों के साथ बैठकर मेला क्षेत्र में किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को एक बार फिर से महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरैल में नगर निगम के बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। 12.5 एकड़ जमीन पर बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है। प्लांट से प्रतिदिन 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। प्लांट की उत्पादन क्षमता 343 टन प्रतिदिन है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में संगम घाट पर आरती की। साथ ही सीएम योगी ने संगम ऐरावत घाट, संगम नोज घाट के साथ ही गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ ने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेला प्राधिकरण के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर के तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और जनवरी के पहले सप्ताह तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी 6 अमृत स्थान पर संतों और आम श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अमृत स्थान पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी की गई है। पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहाँ पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहाँ पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है। 3 फरवरी बसंत पंचमी है। फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। प्रयागराज में होने वाले आस्था के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 13 जनवरी से लेकर जब महाकुंभ का आयोजन होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक समरसता, धार्मिक समरसता का केंद्र बिंदु होगा प्रयाग, और सब कुछ खींचा चला आएगा प्रयागराज, क्योंकि यही त्रिवेणी है और यही शाश्वत सनातन परंपरा का मूल बिंदु है। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, संगम, प्रयागराज।
और अब बात करेंगे झीलों की नगरी उदयपुर की, जो आजकल पर्यटकों से गुलजार है। देश दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नीली झीलों का शहर उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। साल 2025 का आगाज करने के लिए देशी और विदेशी सैलानी उदयपुर पहुंचे हुए हैं, तो बड़ी संख्या में पर्यटकों के कारण शहर में जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। गुलजार झीलों की नगरी उदयपुर में नए साल के स्वागत के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। झीलों की नगरी उदयपुर में मेले जैसा माहौल। झीलों की नगरी उदयपुर देशी विदेशी सैलानियों की बनी पहली पसंद। झीलों की नगरी उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में है प्रसिद्ध। नए साल के जश्न को लेकर झीलों की नगरी उदयपुर देशी विदेशी सैलानियों से गुलजार हो गई है। शहर के प्रसिद्ध टूरिस्ट पॉइंट पर पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। इधर शहर के तमाम छोटे बड़े होटल और धर्मशालाएं आगामी 20 जनवरी तक हाउसफुल हो चुके हैं। इस बार राजस्थान घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए लेक सिटी पहली पसंद बन चुकी है। एक साथ पर्यटकों के बढ़ने से शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। यहाँ पे लेक भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे व्यू ऑफ पीस है। जब हमने अभी राइड लिया तो वहाँ भी बहुत हमको अच्छा लग रहा था। और हम अभी दोस्तों के साथ आए तो कल भी हमारा न्यू ईयर की पार्टी का है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई इवेंट मिले। जोधपुर से आई सोनिया का कहना है कि उसको उदयपुर आए हुए 2 दिन हुए हैं। मौसम भी अच्छा होने से खूब एंजॉय किया है। यहाँ की खूबसूरती यहाँ के लोगों के व्यवहार में भी झलकती है। नए साल में यहाँ पे रश है, अच्छा लग रहा है भीड़ भाड़ देख के और नए लोगों को देख के, फॉरेनर्स को देख के। और रात में हाँ ठंड रहती है, बट यू कैन वॉक एवरी नाइट इधर हियर। अच्छा है यहाँ का मौसम। तो वहीं जयपुर से आई डॉक्टर शिल्पा जोशी का कहना है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उदयपुर इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उदयपुर सबसे ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया है। वहाँ पे हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ में है और यहाँ पे हम वाटर बोट के लिए जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। मुंबई से उदयपुर घूमने आए अनवर मोमीन और उनकी पत्नी का कहना है कि वे पुष्कर से उदयपुर आए हैं। सहेलियों की बाड़ी में दूसरी बार आकर उनको काफी अच्छा लग रहा है। उदयपुर की वादियों में वे अपने परिवार के साथ ठंड में मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये गार्डन एक्सप्लोर कर रहे हैं, सहेलियों की बाड़ी। आई थिंक सो फार दिस इज सेकंड टाइम विजिट टू उदयपुर, बट इट्स वेरी एक्सीलेंट, गुड, मज़ा आ रहा है। क्लाइमेट वाइज इट्स वेरी सुपर्ब, एकदम ठंडा महसूस कर रहे हैं, 6 डिग्री टेम्परेचर, सो वी एंजॉयिंग द वेदर इन उदयपुर। आपको बता दें कि ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल माई ट्रिप ने जनवरी में सैर के लिए देश के 50 बेस्ट शहरों की एक सूची जारी की है। इस सूची में उदयपुर का 21वां नंबर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उदयपुर में नए साल के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है और उधर हिमाचल प्रदेश भी नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी संख्या में सैलानी राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। मनाली के मॉल रोड सहित आसपास के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नए साल के जश्न को मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। खासतौर पर पहाड़ों की रानी शिमला नए साल के जश्न के लिए दुल्हन की तरह सजा हुआ है। पर्यटकों की आमद काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी संख्या में पर्यटक जो है नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश का रुख कर रहा है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि न्यू ईयर पे जो सबसे बड़ी समस्या पेश आती है वो रहती है ट्रैफिक को लेकर। इस बार ट्रैफिक को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं ताकि पर्यटक जो है उन्हें कोई दिक्कत ना हो, स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी संख्या में टूरिस्ट इस वर्ष सैलानी जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर के हमने एक अच्छी बृहद कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना बनाई है और उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर सेलिब्रेशंस में शामिल होते हैं वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना बनी रहे और साथ में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना इस दौरान ना हो। जितने भी लोग आए हैं सब बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सारी एक्टिविटी है, सारे लोग बहुत अच्छे से इसका इंतजाम करके रखे हैं। सब लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। द होल व्यू इट्स सो ब्यूटीफुल। मनाली इन इटसेल्फ द सिटी इज ब्यूटीफुल। आज के दिन में तो 4 चांद लग गई है। तो इतना अच्छा व्यू लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ही शानदार है। कसम से ऐसा लग रहा है कि अब जितनी जल्दी छुट्टी मिल जाए ऑफिस से और दोबारा आए।
मनाली आके ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑसम रहा। कोई जैम नहीं है, कुछ नहीं है, इतना वेल मेंटेन्ड सब चीज है और वी आर एंजॉयिंग अ लॉट हियर। खासतौर पर जो पर्यटक हिमाचल पहुंचा है अभी तक, वो काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहा है। जिस दिन तरह से पिछले दिनों बर्फबारी हुई, उन्हें उम्मीद है कि नए साल में भी फिर से उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से भी 1 जनवरी की शाम से बर्फबारी और बारिश के आसार जो है वो जताए गए हैं। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। और सिर्फ मैदान और पहाड़ ही नहीं, समुद्र तट भी गुलजार हैं। गोवा के समुद्र तट नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित कर रहे हैं और नए साल के जश्न को मनाने के लिए विभिन्न राज्यों और विदेश से भी लोग आए हुए हैं। अभी वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और रिपोर्ट। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और अब बात करेंगे कि साल 2024 नक्सलियों के लिए काल रहा। 2024 में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उन्हीं में से एक उपलब्धि ये भी है, तो देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2024 नक्सलियों के लिए काल बनकर आया। इस वर्ष बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन हुए। जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक सुरक्षा बलों ने 257 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। अब तक 861 नक्सली गिरफ्तार हुए, जबकि 789 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और लगातार सरकार के तरफ से आह्वान है कि नक्सली गोली बारूद की भाषा छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें, तो उनके साथ सरकार न्याय करेगी। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया। नई उद्योग तो भारत एट 7 में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।